हेलो साथियों, आकाश एकेडमी क्लास में आपका स्वागत है। आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कक्षा है। शायद आपके जीवन में कुछ परिवर्तन हो जाए। आप तैयारी करते करते उधर बोर हो गए होंगे, इसीलिए ये कक्षाएं लाई जा रही है। तो आइए हम लोग कुछ ऐसे चीज़ों को देखते हैं जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आने की संभावना ये फिजिक्स का है। तो आपने परावर्तन और अपवर्तन तो बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट उतना क्लियर नहीं होगा। उसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए कक्षाएं लाई गई है, इसीलिए आप कक्षाओं में जुड़े रहिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। और यहाँ से आपको क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर लड़ेगा। जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनका हम लोग एनालिसिस करते हैं, उसके बाद ही बोलते हैं। हम लोग के पास प्रूफ होता है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब की स्थिति होती है, वो प्रकृति होती है उसका, इस पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में और स्टूडेंट बहुत सारा गलती कर देता है। आइए देखते हैं इसको। याद रखिएगा, वस्तु की स्थिति आपको ध्यान रखना कि वस्तु कहाँ पर है। इसके आगे हम लोग चित्र भी देखेंगे, इसका बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। आप खाली कक्षा में बने रहिए। तो सबसे पहले वस्तु अगर धुर पर हो तो प्रतिबिंब भी धुर पर बनेगा। याद रखिएगा, प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी तो वो आभासी होगी। जब जब आभासी बनेगा तब तब सीधा बनेगा और बराबर होगा, तो बराबर हो गया। यदि वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच हो तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन जाएगा। कैसा बनेगा तो आभासी, और आभासी जब जब बनेगा तो सीधा बनेगा, लेकिन बड़ा बनेगा। याद रखिएगा, दर्पण के पीछे जब प्रतिबिंब बनेगा तो बड़ा बनेगा, तो स्थिति रहेगी ध्रुव और फोकस के बीच। यदि वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब आपका अनंत पर बन जाएगा। मान लीजिए आप बॉल के आगे कॉपी को रख दीजिए, किताब को रखिएगा थोड़ा सा पीछे करके, तो पता चलेगा प्रतिबिंब बहुत दूर बन रहा है। कहाँ बन रहा है पता नहीं चला, अनंत पर। तो प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, वास्तविक में बना। और जब जब वास्तविक बनेगा तब तब उल्टा बनेगा, तो उल्टा बना और बहुत बड़ा बनेगा। जैसे ही वस्तु की स्थिति फोकस और केंद्र के बीच आप ले जाइएगा, सी के बीच ले जाइएगा, तो वस्तु की जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी और सी और अनंत के बीच, अनंत यहाँ जाएगा नहीं, अनंत और सी के बीच हो जाएगा। कैसा, तो वास्तविक, साथ ही साथ उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। यहाँ पर याद रखना, बड़ा, यहाँ बहुत बड़ा। जैसे ही आप वस्तु की स्थिति को सी पर लाइएगा, प्रतिबिंब भी सी पर बनेगा। इसका फिगर हम लोग देखेंगे, पहले डाटा को देख लेते हैं। वास्तविक बनेगा, उल्टा होगा और बराबर होगा। जब वस्तु को आप अनंत के बीच ले जाइएगा, सी और अनंत के बीच रखिएगा, यानी वस्तु को आप धीरे धीरे बाहर करते जा रहे हैं, तो सी और फोकस के बीच प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक, उल्टा और छोटा बनेगा। जब वस्तु को ही अनंत पर रहेगा, जैसे चंद्रमा है अनंत पर है, पता नहीं कितना दूर है, ऐसे डाटा जानते हैं हम लोग, इसीलिए मान लीजिए यहाँ पर, तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। कैसा, वास्तविक, उल्टा और बहुत छोटा। आइए एक एक करके सब फिगर को देखते हैं, जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। यहाँ पर वहाँ पर उत्तल दर्पण देखे थे, यहाँ अवतल देखे थे, यहाँ उत्तल दर्पण देखते हैं। उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। आप बार बार रटते हैं, लेकिन फिगर से आप नहीं समझते हैं। यही हम लोग की एग्ज़ाम की तैयारी का कमजोरी हो जाता है। आइए देखते हैं, फिगर भी देखेंगे इसका। तो याद रखिएगा, उत्तल दर्पण में जब प्रतिबिंब बनेगा सीधा 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 बनेगा, यानी कोई भी आदमी उतरेगा कहीं से तो एकदम सीधा सीधा उतरेगा। याद रखिएगा, उत्तल दर्पण सीधा सीधा सीधा, और इसमें कभी भी बड़ा नहीं बनेगा। देखिए, बराबर होगा, छोटा होगा, बहुत छोटा। तो देखते हैं, जब वस्तु धुर पर हो तो प्रतिबिंब भी धुर पर ही बनेगा, आभासी, सीधा और बराबर। जब ध्रुव और अनंत के बीच वस्तु को रखा जाए तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। कहाँ पर, तो आभासी, सीधा और छोटा बनेगा। जब अनंत पर ही वस्तु को रख दीजिएगा तो प्रतिबिंब तो फोकस पर वहाँ पर भी बना था, यहाँ पर भी बनेगा, तो लेकिन ये आभासी हो जाएगा, सीधा और वस्तु से छोटा। आइए उसके आगे फिगर को भी देखते हैं। ये कुछ फार्मूला है अवतल उत्तल दर्पण दोनों के लिए। F = R/2। यहाँ F क्या है, फोकस दूरी है, R वक्रता त्रिज्या है। दर्पण का सूत्र देख लीजिए, 1/V + 1/U = 1/F। इससे अभी हम लोग हिसाब भी बनाएंगे, आप लोग कक्षा में खाली बने रहिए। आवर्धन का देख लीजिए सूत्र, H'/H। ये M = -V/U, जहाँ U क्या है, वस्तु की दूरी, V क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, F क्या है, फोकस दूरी, और R दर्पण की वक्रता त्रिज्या, जो गोलीय दर्पण आपको दिखाएंगे आगे। आइए एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बहुत रटते हैं आप लोग, उसको देखते हैं। आप रटते हैं अपसारिक किरण पुंज। तो अपसारिक किरण पुंज क्या करती है, एक बिंदु से निकलती है और प्रसारित होती है, फैलती है। आपको दे दिया जाता है कि बताइए
जो गाड़ी का हेड लाइट है उससे जो रोशनी लिख रहा है उसमें अपसारी होगा कि अभिसारी होगा। तो लाइट निकल रहा है तो कैसा होगा, तो अपसारी होगा, क्योंकि किरणें फैल रही है। और जो सूर्य से जो किरणें आती है वो समांतर किरण पुंज होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो समांतर किरण पुंज क्या होगा, एकदम सीधी रेखा में प्रकाश की किरणें चलती है। आप पढ़ते भी हैं प्रकाश की किरण सीधी रेखा में चलती है, तो ये कैसा हो जाएगा, समांतर किरण पुंज। अब इशारे में क्या होगा, प्रकाश एक बिंदु पर आकर मिलेगी। तो देखिए लेज़र लाइट जब आप देखते हैं तो लेज़र लाइट से जब फोकस किया जाता है तो एक बिंदु पर जाकर वो मिलता है। जैसे टॉर्च का ही लाइट हुआ, आप जब उसको घुमाते हैं तो देखते हैं फोकस कहीं एक जगह बनता है। ये अभिसारी जैसा व्यवहार करता है। आइए देखते हैं अपवर्तन के कितने नियम है। तो अपवर्तन के नियम को देख लीजिए आप लोग। आपतित किरण, आने वाली किरण, परावर्तित किरण जो किरण लौटती है, बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले जहाँ पर वो बिंदु मिलती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच के बिंदु को क्या कहते हैं, तो आपतन कोण कहते हैं। और प्रकाश पूरा परावर्तन के लिए क्या करना पड़ेगा, तो पूरा परावर्तन के लिए सतह को समतल रखना पड़ेगा। तो इसके बीच में जो कोण बनेगा, एक को कहेंगे आपतन कोण, उसको साइन आई, दूसरे को परावर्तन कोण साइन आर कहें। ये परावर्तन का नियम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए और आगे देखते हैं। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी देखिए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनाएंगे, जो फिगर बनाएंगे कैसा होगा। तो देखिए इसका अंदर का सतह देखिए कैसा है, खुदरा है। बाहरी सतह समतल होता है। आपको पूछ देगा एग्जाम में, लिख दे इनमें से कौन सी दर्पण है जिसका बाहरी सतह समतल होता है। तो देख लीजिए इसमें ये। आइए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ को देखते हैं जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये पूरा दर्पण है, इसी का टुकड़ा बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं गोलीय दर्पण। तो देखिए गोलीय दर्पण का जो सतह होता है ये कैसा होता है, बाहरी सतह पूरा इस प्लेन है इस साइड से, लेकिन ये सतह उभरा हुआ है। तो वही बता रहा है यहाँ पर कि जिस सतह का उत्तल दर्पण का आंतरिक सतह जो है प्लेन नहीं होगा, बाहरी सतह प्लेन है तब उत्तल दर्पण है। अगर आंतरिक सतह अगर समतल है तब अवतल है, अवतल है। देख लीजिए यहाँ पर। और ये बीच में वक्रता केंद्र होता है, ये पी फोकस दूरी होता है पी। यहाँ से मुख्य अक्ष से प्रकाश किरणें आती है। तो आइए एक एक करके देखते हैं सबको। तो सर्वप्रथम देखते हैं ध्रुव किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। जो ये दर्पण है इसके बीच का जो बिंदु देख रहे हैं आप उसको ध्रुव कहते हैं। ये यहाँ पर और ये। और वक्रता केंद्र किसको कहेंगे, तो वह गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, जिस गोले का ये भाग है, पूरा गोले का जो भाग है, तो उसके बीच के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे, तो यहाँ से यहाँ जो गए और यहाँ से पूरा व्यास हुआ, व्यास को हाफ करेंगे त्रिज्या हो जाएगी। तो गोलीय दर्पण के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसे त्रिज्या कहते हैं। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, जहाँ से प्रकाश की किरणें आती, जो प्रकाश किरण कहीं कोई सतह से या कोई प्रतिदीप पिंड से आती है, चाहे सूर्य से आती है, वो समांतर किरणें आती है। जो वो आती हुई किरण जहाँ मुख्य अक्ष होता है उसे ही प्रधान अक्ष भी कहते हैं। यानी सन का लाइट जो समांतर किरणें आ रही है वही प्रधान कक्ष है। आइए आगे देखते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी। अवतल दर्पण में किस प्रकार का फोकस होता है, देखिए अवतल दर्पण हो गया, ये बाहरी सतह इसका ऐसा है। उसके आगे देखते हैं। आपको बहुत याद करते हैं आप लोग कि कौन सा दर्पण का यूज हम लोग हजामत बनाने में करते हैं, तो याद रखिएगा अवतल दर्पण। फिगर के माध्यम से समझिए, फिगर के माध्यम से समझिएगा तो इजी होगा, इसीलिए यहाँ पर अवतल दर्पण याद रखिएगा। अवतल दर्पण में हम लोग हजामत के रूप में करते हैं। और आगे क्वेश्चन को देखते हैं। ये है डॉक्टर द्वारा अवतल दर्पण का प्रयोग। यानी डॉक्टर जो दांत बच्चे का सड़ जाता है उसे देखने के लिए, या दांत किसी का खराब हो जाता है तो उसके लिए भी ये दर्पण का उपयोग करते हैं। तो याद रखिएगा फिगर के माध्यम से सीखें आप अवतल दर्पण का उपयोग। आइए प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाती है तो वह कैसा व्यवहार करती है। आप सुनते हैं कि रखा हुआ बाल्टी में सिक्का किस कारण जो है ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है या छड़ मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, उस चीज़ को समझेंगे यहाँ पर। तो देख लीजिए यहाँ पर एक टॉर्च लाइट है, पानी की सतह लंबवत पड़ती है, प्रकाश किरण है, ये पानी है, ये कांच है, ये पानी की सतह है, तिरछी किरण पड़ रही है,
ये पानी कांच है, तो लिखा हुआ है प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। आप लोग बहुत याद करते हैं, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो यही बताना है कब मुड़ जाती है। आइए देखते हैं हम लोग आगे। देखिए सिक्का दिखाई नहीं दे रहा है, सिक्का थोड़ा उठा हुआ दिख रहा है, किस कारण? तो आपको बताना है यहाँ, ये इस घटना को आपको बताना है। ये देखिए कांच की सिली प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब से कभी मुड़ जाती है, कभी दूर हट जाती है। तो हम लोग को यहाँ समझना है कब हटती है और कब मुड़ती है। आइए एक एक करके देखते हैं। तो प्रकाश की किरण जब हवा से, कब? जब हवा मतलब विरल मतलब पूरे कहीं कुछ नहीं है, जब वहाँ से कांच में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। याद रखिएगा ये सीधा डायरेक्शन में आती है, को बता रहे हैं, ये सीधा ऐसे एक डायरेक्शन बना, ये इधर से आती है सीधी और ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, इस ओर मुड़ती है। याद रखिए एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन कि जब प्रकाश किरण विरल से सघन में आती है तो क्या व्यवहार होता है, तो यह अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। उसके आगे भी क्वेश्चन, आप लोग कक्षा में बने रहिए। जब प्रकाश की किरण उल्टा इसका देखेंगे, जैसे कि यहाँ वायु दिया हुआ है तो समझिए सघन लेंगे, सघन जब लेंगे और इसमें लेंगे क्या, उल्टा जैसे लेंगे तो क्या हो जाएगा, अभिलंब से दूर हट जाएगी। यानी जब प्रकाश की किरण क्या होगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। कब? जब सघन से हवा में जाएंगे, सघन से हवा में दूर हट जाएगी। देखिए जब प्रकाश की किरण कांच में सघन माध्यम से वायु में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाएगी। देख लीजिए यहाँ पर एक तीसरा कंडीशन भी बनता है, कहता है जब प्रकाश की किरण दो अलग अलग माध्यमों में, मतलब दोनों ही माध्यम अगर सेम हो तो वो सीधी निकल जाएगी, कोई परावर्तन नहीं होगा। एग्ज़ाम में जहाँ से क्वेश्चन बनेगा उसे देखते हैं। तो आपको याद कर लेना इस चार्ट को, इससे क्वेश्चन बनने की काफ़ी संभावना है। तो वायु का जो अपवर्तनांक होता है 1.003 होता है, पानी का जो होता है 1.33, केरोसिन तेल का 1.44, एल्कोहल का 1.36, तारपीन का 1.47, कार्बन डाइऑक्साइड का 1.63, बेंजीन का 1.50, पिघला कोटोजाइट का 1.46। आपका समय ज़्यादा नहीं लेंगे, कक्षा में बने रहिए। बर्फ का 1.13, क्राउन कांच का 1.48 से 1.61 तक, फिलेंट कांच का 1.53 से 1.96, कनाडा बालसम, ये सब नहीं आएगा, ये आपको याद रख लेना 1.73, सेंधा नमक का, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हीरा का है 2.42, शायद आपको याद भी होगा। एक फिगर यहाँ पर है, स्नेल के नियम है। स्नेल के नियम में क्या होता है, तो साइन आई बटे साइन आर होता है। तो ऊपर का जो होता है उसे निरक्षेप अपवर्तनांक कहते हैं, माध्यम 1 बोलते हैं उसको, और नीचे को माध्यम 2 निरक्षेप। स्नेल का नियम यह इम्पोर्टेंट एग्जाम में, तो इसमें हम लोग को याद रखना कि साइन आई बट्टे साइन आर होता है, या साइन आई बराबर साइन आर भी एक नियतांक है। देखिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट है, आप बहुत याद करते हैं या रटते हैं, अभी रटते होंगे आप लोग। क्या रटते हैं कि पानी की सतह पर जो छड़ है वह क्या कारण है, जो क्या बता रहा है, जो छड़ मुड़ा हुआ प्रतीक होता है क्या कारण है। आप याद करते हैं, कभी आपको लगता होगा परावर्तन, कभी लगा होता अपवर्तन। तो याद रखिएगा अपवर्तन की घटना यहाँ पर हो रही है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट। अगर छड़ मुड़ा हुआ दिख रहा है आपको तो यह अपवर्तन की घटना है। देखिए एगो ट्रिक बता रहे हैं आपको, ये क्या है, अपवर्तन। छड़ मुड़ा हो, सिक्का उठा हुआ, ये सब प्रतीक हो रहा है अपवर्तन। याद रखिए ये अभी है कहाँ, बर्तन में, ये बर्तन में है, ये बर्तन में नहीं उठा हुआ दिख रहा, अप में दिख रहा। याद रखिएगा एग्जाम में बहुत कन्फ्यूजन होता है, आप लोग उतना एग्ज़ाम दिए नहीं तो पता नहीं होगा। जो एग्ज़ाम देते हैं, जो साथी वो कमेंट करते हैं, बताते हैं कि बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तैयारी बहुत कम समय है, कैसे क्या करें। तो फिगर के माध्यम से हम लोग और भी कक्षाएं लाएंगे आपके लिए। तो याद रखिएगा ये अपवर्तन की घटना है यहाँ पर। साथियों यहाँ पर देखिए पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम प्रतीत हो रहा है, ये किसके कारण हो रहा है, ये अपवर्तन के कारण हो रहा है। ये जो सिक्का उठा हुआ या छड़ मुड़ा हुआ दिख रहा है, ये सारा का सारा घटना अपवर्तन के कारण हो रहा है। अपवर्तन, अप है ऊपर है, अप मतलब ऊपर है,
आइए कुछ और आगे कक्षा देखते हैं। आइए हम लोग उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में जानते हैं। आप लोग बहुत याद करते होंगे कि इसका बीच का सतह मोटा होता है, बीच का सतह मोटा होता है, लेकिन आप कन्फ्यूजन हो जाएगा एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम जो ज़्यादा देता है उसे पता रहता है। बहुत सारे दोस्त ये बात बता रहे थे। तो आइए हम लोग बिना कन्फ्यूजन को कैसे दूर करते हैं, कैसे अच्छा नंबर लाते हैं, ये ही सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। रिजल्ट 4-5 नंबर से कम बेस से आदमी का नहीं होता है। तो इसीलिए आइए उस कमियों को पूरा करते हैं हम लोग। तो कमी कैसे पूरा होगा तो समझना पड़ेगा हम लोग को। केवल खाली बुक और यूट्यूब से सारा वीडियो इधर उधर से नहीं चलेगा काम। इस चीज़ को समझिए। उत्तल लेंस है, बीच का भाग फिगर के माध्यम से समझेंगे, दिमाग में सेट करेंगे तो याद रह जाएगा। तो देखिए उत्तल लेंस है, बीच मोटा, उत्तल। कोई आदमी उतरेगा तो सीढ़ी ऊपर क्या होगा, छोटा, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, फिर मोड़ आएगा, फिर वहाँ आएगा, तो फिर कैसे नीचे चला जाएगा। यानी पहले वह ऊंचाई वाला जगह पर था तो छोटा दिख रहा था, धीरे धीरे वह मोड़ेगा। जिस जगह मोड़ होता है सीढ़ी का तो बड़ा होता है। ऐसे भी याद रख सकते हैं, कोई भी मोड़ वाला जगह रहेगा तो वो थोड़ा बड़ा जगह चाहिए, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। उत्तल लेंस का किनारा पतला होगा और बीच का भाग मोटा हो जाएगा, याद आप लोग को। अब आइए अवतल। अब हम लोग तल में जाएंगे, एकदम नीचे जाएंगे। अब कोई आदमी नीचे जाएगा, कोई ऊंचा वाला जगह से नीचे जाएगा तो बड़ा जगह में वो रहा होगा, तो इसीलिए यहाँ पर देखिए ये ऊंचा जगह है ऊपर में। अब बीच, याद रखिएगा बीच का भाग धंसा रहता है। आपसे पूछ देगा एग्जाम में किस दर्पण का बीच का भाग धंसा रहता है, तो याद रखिएगा अवतल लेंस का बीच का भाग धंसा रहता है। इससे रिलेटेड अभी और क्वेश्चन लाएंगे जो इम्पोर्टेंट है। हम लोग को पता रहता है, एग्जाम होता है तो पता रहता है कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। साथ ही बताते रहते हैं, और भी स्टूडेंट जुड़ते हैं, बातचीत होता है तो बताए कि इस सब में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कक्षा दीजिए। तो इसीलिए कक्षा आई है, तो आप लोग ध्यान थोड़ा दीजिए यहाँ पर। तो आप याद हो गया होगा अवतल लेंस में क्या होगा, बीच धंसा होगा और उत्तल लेंस में उठा हुआ होगा। फिगर के माध्यम से समझ गए। तो उत्तल लेंस कितने प्रकार के होते हैं, कभी कभी क्वेश्चन आपसे दे देगा तब, तो 3 प्रकार के होते हैं, यहाँ पर देख लीजिए। और अवतल कितने प्रकार होते हैं, 3 तरह का होते हैं, ये भी देख लीजिए। और साथ ही साथ याद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, तो अभिसारी लेंस कहते हैं। देखिए यहाँ छिपा हुआ है आपका क्वेश्चन, आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ छिपा हुआ है जो एग्जाम में आएगा। और अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस। अप, पहले आप कहाँ थे, ऊंचाई पर, नीचे जा रहे हैं, तैयारी कम हो रहा है तो नीचे, इसीलिए देखिए ऊंचा। अप से डाउन, अप से डाउन, अप से डाउन हो रहे हैं, अप से डाउन, तो अपसारी, अप आया इसमें। अप, आप अपने आप को डाउन कर रहे हैं, अपसारी यानी बीच का भाग धंसा हुआ, यानी अपसारी लेंस में बीच का भाग धंसा हुआ। अभिसारी, अभी पूरी तैयारी, अभिसारी पूरी तैयारी, यानी बीच का भाग बहुत मजबूत है, यानी कि हार्ट को मजबूत है, जो तैयारी कर लिया उसका हार्ट मजबूत होगा, यानी बीच का भाग उसका मजबूत है। अभिसारी मजबूत है। आइए आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। आइए साथियों, यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप कक्षा में खाली बने रहिए, आपको बहुत लाभ होगा। ये चैनल आपके लिए, उन विद्यार्थियों के लिए है जो बहुत प्रॉब्लम में चल रहे हैं। आज तैयारी बहुत अच्छा हो गया लेकिन थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, यानी रिजल्ट बनने में कुछ ही नंबर कम है, इसीलिए तो थोड़ा सा क्यों हम लोग कम करें, 4-5 क्वेश्चन सही करेंगे, टेक्निक लगाएंगे, यही टेक्निक होता है पढ़ाई का। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कौन सा, यहाँ पर देख रहे हैं कि ये प्रतिबिंब की प्रकृति है, तो लेंस, यहाँ पर लेंस को देखेंगे। ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये पूरा का पूरा उत्तल लेंस है, इससे क्वेश्चन तो निश्चित रूप से रहता है। आइए देख लेते हैं। खाली यूट्यूब पर इधर से उधर वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा साथियों, इसको देखिए गौर से, जो एग्ज़ाम में बाद में आपको पछतावा देगा ये कक्षा, इसीलिए अभी हम लोग क्यों नहीं फोकस कर ले। आइए एक एक करके देखते हैं। तो ये है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस है, ठीक है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह देगा, बोल देगा वहाँ पर, उत्तल लेंस में अगर वस्तु को लेंस और ऐप के बीच रखा जा रहा है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, याद रखिएगा पीछे बनेगा। कैसा बनेगा ये नहीं पूछेगा ज़्यादा, 1-2 चीज़ पूछता है। तो आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। याद रखिए एक बार इसमें सीधा बनेगा, बाकी बात सारा का सारा उल्टा होगा इसमें। साथियों आगे देखते हैं। जब वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है, जब वस्तु फोकस पर हो प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है, और वास्तविक उल्टा और बड़ा, बहुत बड़ा बनेगा।
जब f और 2f के बीच हो, 2f पर और अनंत के बीच बनेगा वास्तविक उल्टा। आपको यहाँ टेंशन ही नहीं, इधर टोटल वास्तविक है और टोटल वास्तविक है, तो यहाँ भी टोटल टेंशन नहीं है, उल्टा बनेगा। सिर्फ आपको ये चीज़ याद कर लीजिए, एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा। f2 के बीच रखेंगे 2f, f2 के अनंत के 2f पर रखेंगे तो 2f पर भी, इसको भी याद नहीं करना है, ये भी याद हो गया 2f पर होगा, ये भी है अनंत पर रहेगा तो f पर रहेगा। ये देखिए इसका उल्टा है यहाँ पर जो है, और ये जो है इसका उल्टा है, दिखा रहे हैं आप लोग को। देखिए यहाँ 2f है तो यहाँ अनंत है, तो यहाँ f है तो 2f है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया ये। यानी वस्तु अगर अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर, अगर प्रतिबिंब फोकस पर है तो वस्तु अनंत पर, ऐसे भी याद करें। अब फोकस पर रहेगा तो फोकस पर, 3 चीज़ तो आप लोग को ऐसे याद हो गया। तो इस तरह होता है, ये पढ़ने का तरीका है, तैयारी का तरीका है। साथियों ये कक्षा अगर आपको अच्छा लगा तो इस तरह की और कक्षाएं चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हम लोग कोशिश करेंगे, बहुत कम समय है हम लोग के पास भी, बहुत सारा एग्ज़ाम है और फिर भी हम लोग समय निकालते हैं। शायद आपको अच्छा लगा होगा ये कक्षा। और भी चीज़ है, और भी आप लोग को मटेरियल मिलेगा। आइए फिगर के माध्यम से थोड़ा देख लेते हैं कि देखिए जब लेंस और के बीच वस्तु को रखा जाता है तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पर फिगर भी है, इस और आगे फिगर देख लेते हैं। जब फोकस और वस्तु के वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, फोकस पर जब रहेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, देख लीजिए। उसके आगे देखते हैं, जब f और 2f के बीच वस्तु की स्थिति में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। जब 2f पर वस्तु हो तो भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और यहाँ पर कुछ फार्मूला है जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा कुछ ना कुछ, चाहे आप हिसाब बनाने में इस क्वेश्चन का यूज कर सकते हैं। तो n बराबर साइन आई बट्टे साइन आर, लेंस का सूत्र आपको एग्जाम में पूछ सकता है, याद रखिएगा। सिर्फ इसमें माइनस होता है, दर्पण में प्लस होता है। उसके बाद लेंस का आवर्धन क्षमता, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु के बिंब की ऊंचाई। उसके लेंस की क्षमता P बराबर 1 बट्टे फोकस दूरी। यहाँ आगे हम लोग सवाल को भी देखेंगे, P1 प्लस P2, इस तरह का ऑब्जेक्टिव एक बार क्वेश्चन पूछा भी है, इसीलिए ध्यान रखिएगा। ये सब P बराबर P1 प्लस P2 P3 लेंस की क्षमता होती है। आइए थोड़ा और कक्षा देख ही लेते हैं। यहाँ पर एक सवाल है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 cm है, ठीक। लेंस की क्षमता क्या होगी, निकाल लीजिए। याद रखिएगा अगर उत्तल लेंस है तो पॉजिटिव या प्लस आएगा, इसका माइनस में आंसर नहीं होगा। तो P बराबर 1 बट्टे F, 1 प्लस 20 कर देंगे नीचे, तो यह मीटर में, इसको आप सेंटीमीटर में बदलिएगा तो 100 से गुना कीजिएगा यहाँ पर, और 100 से इसको कटा दीजिएगा 25 को, तो ऐसे भी आ जाएगा। ये इसका दशमलव हटाइएगा, आ जाएगा। सिर्फ इसको देखिए किस तरह बनेगा ये, इसका दशमलव हटाइएगा, 100 आएगा ऊपर में, तो मीटर में अगर रहने दीजिएगा तो चेंजिंग नहीं करना पड़ेगा। तो इसको अगर मीटर में ही रहने देना चाहते हैं तो डॉक्टर मीटर में होता है, तो सेंटीमीटर नहीं करना, कोई ज़रूरी नहीं है। दशमलव खाली हटा दीजिए, कटा दीजिएगा, आ जाएगा। एक और सवाल है, पढ़ के सुनाते हैं। अवतल लेंस की शक्ति -2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन रहेगा और एग्जाम में स्टूडेंट छोड़ के आएगा, क्योंकि सूत्र पता ही नहीं रहेगा उसे, वो तो खाली रट रहे हैं ग्राफ में इधर से उधर खाली क्वेश्चन। देखिए लेंस की फोकस P है, P बराबर -2D है, 2m माइनस स्क्वायर कर दिए, चूँकि 1D बराबर 1 मीटर पर स्क्वायर होता है। P बराबर 1 बटे आप यहाँ बैठाएँ माइनस को, देखिए 2 है, 2 मीटर में इसको यहाँ पर जब ऊपर इसको ले जाएंगे तो ये m का माइनस यहाँ ख़त्म हो जाएगा। एक फार्मूला होता है, बता देते हैं थोड़ा सा। देखिए a पर पावर -m होता है तो ये बटे में चला जाता है, 1 बटे a पर पावर m हो जाता है, और ये खुद नीचे है तो ऊपर चला जाएगा। और इसको जब CM में कीजिएगा तो 100 से बटे कर दीजिएगा, ऊपर में 100 से बटे, ऊपर में 100 दे दीजिएगा, हो जाएगा। बहुत ईजी है ये सब। और थोड़ा सा है, आप लोग धैर्य बनाए रखिए, बहुत कम समय लेंगे आप लोग का। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर है, जो पढ़े उसको थोड़ा देख लेते हैं। उत्तल लेंस के दोनों किनारे के बीच का भाग मोटा होता है, यहाँ बीच का भाग हम लोग को मोटा मिल रहा है, ठीक। यह प्रकाश को अभिसारित करता है, इसकी फोकस दूरी वास्तविक होती है, इसकी फोकस दूरी यहाँ पर वास्तविक देख रहे हैं। ये हो गया आपका अवतल लेंस। अवतल लेंस दोनों किनारा क्या होता है, पतला होता है। अवतल लेंस में देख लीजिए यहाँ पर
दोनों बीच पतला होता है। यह प्रकाश को क्या करेगा, जब ये अभिसारित करता है अपसारित कर देगा। इसकी फोकस दूरी काल्पनिक होती, याद रखिएगा यहाँ काल्पनिक क, अवतल क याद रख सकते हैं। उत्तल, वास्तविक, उत्तल। कोई आदमी कहीं से उतरेगा, वास्तविक रूप में आपको दिखेगा वो उतल रहा है, और कोई आदमी तल में चला गया, पानी के अंदर चला गया, आपको क्या दिखेगा। तो कल्पना कीजिएगा आपकी इसके अंदर आदमी है या नहीं है। क्या कीजिएगा, अवतल में चला गया, याद कीजिए, अवतल में चला गया काल्पनिक, अवतल में चला गया काल्पनिक। और उतर रहा है, कोई आदमी उतरेगा आपको खुद दिख जाएगा, तो वास्तविक। थैंक यू स्टूडेंट, बहुत समय दिए आप लोगों ने, काफ़ी इम्पोर्टेंट समय चल रहा है। और तैयारी का आपका स्तर किस तरह है, आप मैथ रीजनिंग को बहुत बार बनाइए, तभी रिजल्ट बनेगा। काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो लेयर है काफ़ी बढ़ चुका है, काफ़ी स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं, और बहुत सारा स्टूडेंट रेलवे, एसएससी, बैंकिंग का भी इसमें शामिल हो गए हैं। इसीलिए आप थोड़ा हट करके तैयारी ज़रूर करें और थोड़ा मेहनत करें। 4 से 5 घंटा आप खुद का समय निकालें। आप कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। खुद आप मैथ रीजनिंग आगे में रखिए, सॉल्व कीजिए उसको, कॉपी किताब रखिए। इससे बढ़िया तैयारी नहीं होगा, खाली मोबाइल से तैयारी नहीं होता है, बुक से कीजिए आप तैयारी। थोड़ा समय निकालिए, अभी समय है, धैर्य बनाए रखिए। आपका ही कॉन्फिडेंस कम आएगा एग्ज़ाम में। आप बहुत पढ़ लिए, ऐसा नहीं है, बहुत तैयारी हो गया है। उस तैयारी को किस प्रकार वहाँ यूज कीजिएगा यह इम्पोर्टेंट है। तैयारी तो सभी करते हैं, एक से एक एग्ज़ाम होता है, और सभी स्टूडेंट का लगभग बेहतरीन तैयारी रहता है। यहाँ तक कि सेट जो लगाते हैं स्टूडेंट, बहुत सारा, जहाँ 500-600 विद्यार्थी होता है, वहाँ पर जब सेट लगाते हैं तो उसका बेहतरीन स्कोर आता है, लेकिन वही विद्यार्थी एग्जाम में परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है। वजह क्या, वो प्रेशर को नहीं झेल पाता है। आप प्रेशर को जब तक नहीं झेल पाइएगा, कन्फ्यूज हो जाइएगा, तो नहीं होगा रिजल्ट। इसीलिए धैर्य बनाए रखिएगा, रिजल्ट चाहिए तो आपको अपने आप में मैच्योरिटी बनाना पड़ेगा, धैर्य बना के रखना पड़ेगा, तभी होगा। और जो चीज़ पढ़ें उसका रिवीजन कीजिए, बहुत बार पढ़िए उसको, तभी होगा। शायद ये कक्षा आपको अच्छा लगा होगा, तो और भी इस प्रकार की कक्षा आएगी।